नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। एक छोटी अ, घटना का ज़िक्र करता हूँ और उसके बाद शुरुआत करते हैं प्रोग्राम को कि गांधी जी तकरीबन 29 अगस्त 1947 को कोलकाता की प्रार्थना सभा में जब वो प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो रहे थे, तो भीड़ में से आवाज़ हुई अल्लाहू अकबर और उसके जवाब में दूसरे समूह ने वंदे मातरम का ज़िक्र किया। वंदे मातरम गाया गया, लेकिन गांधी जी खड़े नहीं हुए। गांधी जी बैठकर ही वंदे मातरम का जब पूरा गायन हो रहा था, गांधी जी ने खड़ा होना उचित नहीं समझा। गांधी जी ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे समुदाय की भावना को वंदे मातरम कहकर उनकी भावनाओं को चोट पहुँचाएँ। इससे पहले गांधी जी ने हरिजन में जो लेख लिखा था 1939 में, जिसमें भी गांधी ने ये कहा कि वंदे मातरम का जो 2 स्टैन्ज़ा है वही गाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएँ इससे प्रभावित होती हैं। सवाल ये इसलिए इस घटना का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त पे जब कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन हुआ, उसमें 2 स्टैन्ज़ा की जगह बाकी स्टैन्ज़ा को गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उसके बाद फिर गोवा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसपे कहा कि कांग्रेस जो है, जो सीडब्ल्यूसी यानी कि आज़ादी के पहले की सीडब्ल्यूसी में जो फैसला हुआ था, उसके मुताबिक सिर्फ़ 2 स्टैन्ज़ा को ही गाएगी। जिस तरह की संसद में अभी जो संशोधन किया गया कि सारे 6 स्टैन्ज़ा को गाना ज़रूरी है और वंदे मातरम का वही स्वरूप होगा, वही स्टेटस होगा जिस तरह से हमारे नेशनल एंथम को मिला हुआ है। तो उससे कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किस तरह से कांग्रेस एक तरह से मुस्लिम लीग बन गई है। एक तरह से वंदे मातरम के ज़रिए देश को तोड़ना चाहती है उस मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी के ज़रिए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक तरह से देश विरोधी है। तो इन सवालों को हम समझते हैं कि कांग्रेस 2 स्टैन्ज़ा गाकर कहीं एक तरह से गलती तो नहीं कर रही या फिर कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपगेट कर रही है कि बीजेपी से क्यों वो अलग है, किस तरह से आज़ादी के आंदोलन की जो आइडियोलॉजी है, उसको वो आगे ले जा रही है। बीजेपी संविधान में छेड़छाड़ कर रही है। बीजेपी नेशनलिज़्म के बहाने क्या जो प्रेसिंग इश्यू हैं, आज के मुद्दे हैं, उसकी आड़ में नेशनलिज़्म को प्रोपगेट कर रही है। इन मुद्दों को हम समझते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर जुड़ रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट आर राजगोपालन साहब जुड़ रहे हैं। शेखर आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है कांग्रेस की उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस इसमें फँस गई है या फिर कांग्रेस एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी को प्रोपगेट कर रही है, जो राहुल गांधी ने कल भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये कहा कि हमें अपनी आइडियोलॉजी पे डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। और जो सीडब्ल्यूसी कांस्टीट्यूएंट असेंबली में जो कहा गया था, जो राजेंद्र प्रसाद ने कहा 2 स्टैन्ज़ा गाने की बात, उससे हम एक तरह से स्टिक करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे पॉलिटिकली? शुरुआत में एक इतिहास की बात की। उस इतिहास का और थोड़ा पीछे मामला है, क्योंकि कल भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये बात दोहराई गई कि 1937 में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया वही है कि 2 ही गाएंगे। लेकिन ये बात शुरू होती है 1923 में, यानी 1923 में, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी काकीनाडा में हुई थी। उस समय पूरा वंदे मातरम गाया गया था और जब गाने शुरू हुआ था तब कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो माइनॉरिटी कमेटी के बिलोंग करते थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। और उसके बाद से आपने देखा होगा मुस्लिम लीग का एक्टिविटी बड़ा डायरेक्ट हो गया था और विभाजन की मांग जोर पकड़ने लगी है। तो उस समय कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि अगर हम थोड़ा कॉन्सिलेटरी दिखाएंगे, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि भीड़ में अल्लाह अकबर हुआ, फिर वंदे मातरम हुआ, तो कांग्रेस की अप्रोच तो थी कि हम ठीक है, इनको पसंद नहीं है तो हम छोड़ देंगे। लेकिन उस समय ये बात तभी भी कही गई थी। देखो, जो मुस्लिम लीग जिस रास्ते पे चल पड़ी थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ और ज्यादातर उस समय के जो माइनॉरिटीज थे उसको सपोर्ट किए। इतना तक पार्टीशन के फेवर में भी कई लोग थे, वो अलग बात है। पार्टीशन होने के बाद कई लोग गए नहीं, जो लोग समर्थन भी किए थे उनको भी लगा ये इससे उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और इतिहास भी गवाह है कि उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कई लोग जो गए थे फिर वापस आ गए। फिर लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था तो भाई जो वापस आना चाहते हैं वापस आने दीजिए। फिर ये एग्रीमेंट हुआ कि यहाँ की माइनॉरिटीज को यहाँ की सरकार प्रोटेक्ट करेगी, वहां की माइनॉरिटीज को वहां की सरकार। लेकिन हम जानते हैं फिर क्या क्या हुआ है। तो आज बात आती है कि
ये जो वंदे मातरम क्योंकि इस पर तो ऑर्डर पहले हो गया था और पार्लियामेंट लॉ पास कर दी, और इस बार पार्लियामेंट में भी पूरा गाया गया जब समापन जो सेशन खत्म होने के बाद, और लाल किले से भी आपने देखा पहली बार वंदे मातरम पूरा गाया गया। पार्लियामेंट में जब इस सेशन में पूरा गाया गया, कांग्रेस कोई लीडर ने आपत्ति नहीं जताई, वो एक्सेप्ट कर लिए जहां ऑफिशियल फंक्शन है। अब बात आती है, कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं। देखिए, बीजेपी को अपने कोर आइडियोलॉजी में चैलेंज करके कांग्रेस क्या राजनीतिक तौर पे कुछ ये कर रही है, या जैसे राम मंदिर मामले में भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, फिर राम प्राण प्रतिष्ठा की हुई, फिर आपने उसको मजाक उड़ाया भाई ये है वो है। तो ये जब जब चीजें जगह एक बार सेटल हो गया फिर उसके करने की जरूरत नहीं है। इस बार भी शंकर जी प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि वीडियो की वजह से, जिस वीडियो में बड़ा क्लियर था कि सोनिया जी नाराज थे, भाई हमारी तो यही रही है परंपरा, ये क्यों नया कैसे चालू हुआ। और जो लोग इसमें अरेंज कर रहे थे उनको नहीं लगा कि कोई बड़ा गड़बड़ हुआ है, उनको लगा ठीक है अब दो गा रहे हैं तो और भी गा ले। और ज्यादातर शंकर जी मैं जितने देख रहा हूं कि माइनॉरिटीज के अंदर भी इसको लेकर कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है पांच छह गा ले तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, और एक और कॉन्ट्रडिक्शन बता देना चाहता हूं शंकर जी, थोड़ा एक मिनट मुझे समय दे दे। देखिए, हमारे देश में कई राज्यों का एक अपना सॉन्ग है जो स्टेट सॉन्ग बोलते हैं। अब कर्नाटका में देखे, कर्नाटका का जो नेशनल सॉन्ग है, उनकी जो राज्य गाना है उसमें भगवान राम की जिक्र है, भगवान कृष्ण की जिक्र है, वेद की जिक्र है, और कपिल मुनि की जिक्र है, महर्षि पतंजलि की जिक्र है। और फिर आइए आंध्र प्रदेश में भी जो उनकी स्टेट सॉन्ग है उसमें वही बात की जा रही है, जैसे भारत माता की बात है वहां तेलुगु के एक माता के रूप में उसमें वर्णन है, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग तो वही वहां भी फंक्शन में चलता है। और जब आप जानते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तो ज्यादा माइनॉरिटीज होते हैं, किसी का कोई आपत्ति नहीं है। और आ जाइए तमिलनाडु में जिसको नेशनल एंथम को लेकर अभी विवाद भी हुआ था कि पहले वो होगा या वंदे मातरम होगा, जिसको कहते हैं तमिल ताई वर्ड, यानी तमिल को ताई मानते हैं मां के रूप में, वहां भी मां के रूप में ही। अच्छा, आपत्ति क्या थी वंदे मातरम को लेकर कि उसमें इस तरह की वर्णन किया भारत माता को जो इस्लाम में अलाउड नहीं है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह का और सिवा सरस्वती का जिक्र है जो कि जिक्र है, तो इस्लाम आप में मानते हैं। मानते लेकिन नहीं। मेरा कहना यह है, जब आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में तो कांग्रेस मिली-जुली सरकार है, वहां तो कोई आपत्ति नहीं कर रहे हो भाई, वही तो बात है जो वंदे मातरम में वर्णन है वहां वही भी माता की वर्णन है। तो ठीक है, आइडियोलॉजिकल पॉइंट आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय जब कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, भाई कई इश्यूज आ गए हैं अभी, शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर, जनरेशन को लेकर, जेंसी की बात हो रही है, व्यवस्था को लेकर, ऐसे समय में फिर आइडियोलॉजी में आप फिर आइडियोलॉजी खेल आपके लिए, फिर वो बीजेपी के लिए मदद है, ये आपके लिए ज्यादा फायदा नहीं देगा। और ये जो बात आज अमित शाह जी ने कहा, भाई आपने उस राष्ट्रीय गान को आपने बंटवारा किया फिर जाके देश बंटवारा हुआ, ये बात आज पहली बार अमित शाह नहीं बोल रहे। पिछले नवंबर 2025 में जब प्राइम मिनिस्टर वंदे मातरम की 150 वर्ष की जो ये थी फंक्शन थी, उसमें यही बात बोले थे। तो मुझे लगता है कि जहां इस आइडियोलॉजी इश्यू पर ज्यादा ना बोलकर आप ज्यादा ये ब्रेड एंड बटर इश्यूज कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब बीजेपी के लिए मौका नहीं मिलेगा, एक पॉलिटिकल तौर पे मैं कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जो राजगोपालन जी ये जो शेखर कह रहे हैं वो एक सही स्ट्रैटेजी की का उल्लेख कर रहे हैं कि कांग्रेस को इस समय जो ब्रेड एंड बटर का इशू है उस पे फोकस करना चाहिए, आइडियोलॉजी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन इसका एक काउंटर आर्गूमेंट है, एक काउंटर आर्गूमेंट ये कहता है कि अगर आप ऐसे हर मौकों पर कंसीड करते रहेंगे तो एक स्थिति जैसे एक स्थिति इस समय आएगी कि आपने वंदे मातरम को एक तरह से वेपनाइज कर दिया कि आज की तारीख में जो गृहमंत्री कह रहे हैं कि आप एंटी नेशनल हो अगर वंदे मातरम का 6 स्टैंजा नहीं गाते हो तो। पहले 2 स्टैंजा जो संविधान सभा ने, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि 2 स्टैंजा गाना है, अब आप कह रहे हो 6 स्टैंजा नहीं गाते हो तो आप एक तरह से एंटी नेशनल हो। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को एक ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी पे स्टिक रखना चाहिए, वो व्यू पॉइंट भी देना चाहिए ब्रेड एंड बटर के साथ में, या फिर आपको लगता है कि नहीं बेटर स्ट्रेटजी होगी कि जो कोर इशू है उस पे कांग्रेस फोकस करे, वो इधर उधर के बीजेपी की जो डाइवर्जन टैक्टिक है जो उस पे फंसेगी तो फिर अपना जो वोट बैंक है उसका नुकसान करेगी?
बीजेपी का टैक्टिक्स में, वो ट्रैप में कांग्रेस फंस गया, क्योंकि 2024 में सेम राहुल गांधी ने लाल किताब लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन करके पूरा दुनिया घुमा है, भारत जोड़ो यात्रा में किया है, उनको सुबह शपथ लिया है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर वंदे मातरम जिक्र है, प्लस 2026 का ये वंदे मातरम कंट्रोवर्सी हो गया। ये 2027 यूपी इलेक्शन में ये जबरदस्त होगा, राम मंदिर को बैलेंस करेगी ये वंदे मातरम इश्यू। प्लस आपको दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं शंकर बाबू, 1975 में मैडम इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अमेंड करके सेक्युलरिज्म लफ्ज लेके आया इमरजेंसी के ऊपर। उसको पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किताब में राम जी का, परशुराम जी का, सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का पिक्चर था, वो नंदलाल करके, नंदलाल बोस, वो ड्राइंग किया है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अंबेडकर का दस्तखत, ओरिजिनल दस्तखत अभी पार्लियामेंट को सेंट्रल हॉल के अंदर है। पिछले 2024 में तब नरेंद्र मोदी ने उसको दिखाया, रविशंकर प्रसाद बाबू ने उसको वो अनुवादन करके सबको फोटोकॉपी भी दिया था पत्रकार सम्मेलन में। लेकिन 2026 में वंदे मातरम कंट्रोवर्सी का इतना बड़ा किया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि इसीलिए वो दृष्टिकरण मुस्लिम वोटर्स के लिए, जो मैं शेखर अय्यर से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, उससे हल्का सा डिफर कर रहा हूँ। 2014 डिफीट के बाद ए.के. एंथनी, प्रणब मुखर्जी अध्यक्षता में एक कमिटी बनाए थे, उसमें मेजॉरिटेरियन का खिलाफ नहीं जाना चाहिए करके ए.के. एंथनी लिखा है। उसमें भी इस टाइप ऑफ वंदे मातरम टाइप जिक्र है उसमें, नॉट इन द सेम वर्ड्स, बट हम आगे से सावधान रहना है। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ट्रैप में कांग्रेस फंस गया, ऊपर से आना मुश्किल है। ये दो चीज में टक्कर देगी, एक तो लाल किताब लेकर के राहुल गांधी घूम रहे, उसके ऊपर अटैक करेंगे। सेकंड, राम मंदिर इश्यू में खत्म हो गया। ये ऐसे में शेखर अय्यर बोला था, उसमें मैं शामिल हूँ। एक वीडियो में इतना नाराज हो करके मैडम सोनिया गांधी का मुंह देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो वीडियो हो, आपका दर्शकों को दूसरा बार दिखा दीजिए। इस वीडियो में डिबेट में सिर हिल रही थी, स्टॉप बोल रही थी। ये क्यों इंदिरा के ऊपर दुश्मन है? गिरिराज सिंह ने थोड़ी देर पहले बाइट दिया था, मैं अभी हिंदी चैनल में देख रहा था। ये 14 साल 15 साल राजीव गांधी से शादी होने के बाद विदेशी नागरिकता रखती थी। 2000 जो राजेश खन्ना का वोट दी थी विदाउट बीइंग एन इंडियन वोटर। इतना ये सारे इत्यादि इत्यादि बाहर आ जाएगा। मुझे लगता है बीजेपी ने अच्छा कमांड ले लिया है वंदे मातरम इश्यू के ऊपर। नरेंद्र मोदी साहब का आज नहीं है कल नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी भी भाषण दिया भैया, मैं वीडियो में देखा था। 2004 इलेक्शन को पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी बोला ये टुकड़ा टुकड़ा गाना नहीं चाहिए, पूरा गा लो, उसमें क्या आपत्ति है? जी, जैसे शेखर ने बोला, आपने भी बोला इंट्रोडक्शन में, जो भगवान को स्मरण करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों हंगामा कर रहे? कोई माइनॉरिटी लोग सिनेमा थिएटर में वंदे जनगण मन टाइम पर खड़े नहीं होते थे। बंगाल में भी झगड़ा हुआ, असम में भी झगड़ा हुआ, तमिलनाडु में भी होगा, कुछ नहीं है। वो जो हैदराबाद में हुआ, जो ओवैसी साहब का आदमी, ये पार्टी का लोग जाकर के मारपीट कर रहे थे। सो नाउ इट हैज बिकम अ कंट्रोवर्सी। ये यूपी इलेक्शन को नजर पड़ेगा। कांग्रेस ने इस कर रखे अपने आप बेल मुझे मारो करके खुदाई कर रहे, डिफीट हो जाएगी कांग्रेस इस इश्यू में। मुझे लगता है राहुल गांधी का और नए इश्यू पकड़ करके जाओगे, अच्छा है। एक और सवाल राजगोपालन जी की, बहुत सारे लोगों का एक, अच्छा शेखर से ये लेते हैं सवाल को। शेखर, एक आर्गुमेंट ये भी है कि जैसे हम जनगण मन के पूरे स्टैंजा को नहीं गाते हैं, क्योंकि जब उस समय भी ये डिबेट हुआ कि जनगण मन के कितने हिस्से को गाया जाए, तो उसमें कई सारे व्यू पॉइंट थे कि भाई 52 सेकेंड से ज्यादा लंबा रहेगा तो आप उसको डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, जो वाद्य यंत्र हैं उसमें अच्छे ढंग से नहीं आ पाएगा, और ये जो पहला जो हिस्सा है वो सबको समझ में आ जाता है और उसमें पूरे देश की यूनिटी की बात कही गई है। उसी तरह से लोगों का ये कहना है कि जब भी हम श्लोक या कोई मंत्र लेते हैं उसके पूरे हिस्से को नहीं हम गाते हैं,
जैसे कि वंदे मातरम वाले इशू पे है कि वंदे मातरम का 2 स्टैंजा गाने से किसी की भावना नहीं प्रभावित होती। दूसरा कि वो सरल है। जवाहरलाल नेहरू ने तो उस किताब में जिक्र किया है कि उन्होंने जब पहली बार आनंद मत पढ़ा तो वो इतना क्लिष्ट था कि उन्हें पूरी डिक्शनरी लेकर उसको पढ़ना पड़ा। तो उसी तरह से जनगण मन को जब हम पूरा नहीं गा रहे, हम सारे श्लोक को नहीं पूरा गा रहे, तो ये आर्गुमेंट आपको नहीं लगता कि हम उसको 6 स्टैंजा गाने पे क्यों हम लगे हुए हैं कि 6 स्टैंजा नहीं गाओगे तब तक आप राष्ट्र विरोधी हो जाओगे? नहीं, अगर बात केवल लंबाई को लेकर था तो अलग बात है, लेकिन इसकी एक इतिहास रही है। क्योंकि कांग्रेस इस समय कांग्रेस को पूरे तक आते थे अपने अधिवेशन में। जब आपत्ति आने शुरू हुई और मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया उनके एक अधिवेशन में वंदे मातरम के खिलाफ, बिल्कुल। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं उसी समय से ये शुरू हुआ, भाई कांग्रेस तुष्टि करने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को खुशी करने में उस समय की थी। मैं मानता हूं शंकर जी, आज के तारीख में लंबा वो छोटा, जिस गाने में म्यूजिक है ना, लोग मान लेंगे। क्या हम याद नहीं करते मोहम्मद रफी जी जो गाना बैजू बावरा से, जो 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 फेमस गाना है मोहम्मद रफी साहब का, हम क्या देखिए, ये कोई इश्यू नहीं है लेकिन इश्यू बन रहा है। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं, जो राहुल गांधी के जो सलाहकार है ना, देखिए अब क्या है, ये स्टैंड से आप कौन खुश होगा? देखिए कांग्रेस की पूरी माइनॉरिटी सपोर्ट कांग्रेस के साथ है और अधिक करने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी के तुलना में कांग्रेस की एक छवि है जिससे लग रहा है कि माइनॉरिटी कंसर्न्स को एड्रेस कर रही है, कांग्रेस करते रहेगी, ये कोर उनकी है, इस पे कोई ये नहीं है। जो आपकी कोर बेस ऑलरेडी, अब उसको आगे क्यों जा रहे हैं? लेकिन आज क्या है आपके सामने, युवा के अंदर जो एक आप जागृति कहिए, एक नाराजगी कहिए, जो भी है, उसको जब टैप करने जा रहे हैं, ऐसे इश्यू में कुछ नहीं करना है। मैं अभी भी मानता हूं अगर वो वीडियो नहीं आता तो कुछ नहीं होता, ठीक है, कांग्रेस 2 ही गाएगी, बाकी जो जहां, क्योंकि जहां ऑफिशियल फंक्शन है वो तो पूरा कांग्रेस नेता भी खड़े होते हैं, तो इससे कोई तो फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी बात क्या है कि देखिए जो 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 कांग्रेस के जो राहुल जी के जो सलाहकार है ना, देखिए सीनियर वाले से तो पूछा नहीं जा रहा वहां पे, वो तो यही कहेंगे भाई आप उस समय प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी राम मंदिर में, आप चले भी जाते, आज चंदा चोरी को लेकर आपका इश्यू बड़ा इश्यू बनता। अब क्या हो गया है कि भाई आप तो कुछ नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि आप बात फिर वही आती है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी उनको एग्जामिन करना है, लेकिन राहुल जी को नहीं लग रहा भाई अब ये दिखाना है। मुझे लगता है देखिए धीरे धीरे करके जैसे यूपी चुनाव, उत्तराखंड चुनाव मतलब नजदीक आते रहेगी, आप देखेंगे कांग्रेस भी ज्यादा इस पर ये करेगी और काउंटर बीजेपी भी करेगी। वो अलग बात है, यूपी के वोटर कितना इस पे इन्फ्लुएंस होंगे, क्या मुद्दे रहेगा, ग्राउंड पे क्या है, वो अलग बात है, उस पर हम कोई कॉन्क्रीट अभी बता नहीं सकते। लेकिन एक चीज जरूर है, इस इश्यू को ज्यादा बढ़ाने से कांग्रेस के लिए कोई फायदा नहीं है। केवल यही कह रहा भाई हम आइडियोलॉजिकल ये पे कायम है, ये ज्यादातर जो कांग्रेस जो सलाहकार है, जो राजा लेफ्ट आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रभावित है, वो राहुल जी को कहते हैं भाई कांग्रेस अगर सेकुलरिज्म नहीं छोड़ता, मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, अगर छोड़ता तो कांग्रेस की ठीक रही, ऐसी नहीं होती। देखिए हर समस्या इसलिए बढ़ती गई है, इसलिए तो बढ़ी है क्योंकि देखिए कांग्रेस सेंट्रिस्ट पार्टी है। कांग्रेस जब मजबूत रही है वो हमेशा बीच की रास्ता है, और जो कंट्रोवर्सी है उस पर कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन ये तो आज की तारीख में ये डायलेमा नहीं है कि बीजेपी भाई एक ठीक है राइटिस्ट अप्रोच है, कांग्रेस के ऊपर ये ठप्पा लगाया कि ठीक है आप माइनॉरिटी को अपीज कर रहे हो, सेंट्रिस्ट जो पोजीशन है उससे थोड़ा सा कांग्रेस आज की तारीख में अलग हो गई है। अब चैलेंज ये है कि कांग्रेस बहुसंख्यक जो मेजोरिटेरियन है उसका वोट कैसे ले और अपने को सेंट्रिस्ट कैसे प्लेस करे। अब सवाल यह है कि अगर वो बीजेपी की लाइन को टो करते रहेगी, यानी कि वंदे मातरम पे जो बीजेपी की लाइन है, तो वो तो बीजेपी की लाइन में फंसने वाली बात है कि ठीक है वो हिंदुत्व की जो लाइन है वो उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो एक काउंटर आइडियोलॉजी, एक काउंटर विजन आपको देना पड़ेगा। जैसे कि कल की CWC की मीटिंग में भी राहुल गांधी ने जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनको कहा कि भाई आप एजुकेशन के ऊपर 1 महीने में क्या कर सकते हो, एक ब्लूप्रिंट कैसे दे सकते हो। तो आपको एक काउंटर आइडियोलॉजी देनी पड़ेगी कि एक तरफ का वो हिंदुस्तान है
जो हिंदुस्तान जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं छेड़छाड़ किया, जिसने ये नहीं कहा कि भाई वंदे मातरम को कभी भी पहला दर्जा नहीं मिला, लेकिन आप राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि भाई इक्वल स्टेटस मिलेगा, लेकिन पहले जो गायन होगा वो राष्ट्रगान का होगा। अब इस नई व्यवस्था से पहला जो गायन होगा वंदे मातरम का होगा, फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा। तो यानी कि आपने तो व्यवस्था पूरी बदल दी। कांग्रेस क्या इस तरह की स्ट्रैटेजी में चल रही है कि उनको एक काउंटर आइडियोलॉजी का जो ड्रीम है, देश की जनता जो भूल चुकी है या एक बहुसंख्यक वर्ग बीजेपी के झांसे में आ गया है, उनको उससे छिटकाना है? आपको लगता है ये कामयाब होगी? थियोरेटिकली ठीक हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ये होता नहीं है। देखिए काउंटर आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है, काउंटर गवर्नेंस की जरूरत है। आपको दिखाना है भाई हमारी जो सरकार है वो सुशासन देते, गुड गवर्नेंस देते, आइडियोलॉजी छोड़िए। और ज्यादातर गवर्नेंस क्या इश्यू है, उसमें आइडियलिज्म होता है, आइडियोलॉजी नहीं। जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी भी वही कहते थे। जब बात आई थी, जब वाजपेयी सरकार बनी थी 1998 में, एनडीए सरकार जो सफलतापूर्वक जब सरकार बनी, मतलब 96 के बाद जो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, तब भी आडवाणी जी यही बात रखी थी उन हार्डलाइनर्स के लिए, भाई सरकारें जो है ना, सरकार चलते हैं और गुड गवर्नेंस पे चलते हैं, आइडियलिज्म पे चलते हैं, आइडियोलॉजी पे। विचारधारा उतना नहीं है जितना ठीक से एक आइडियल लेके चलना ज्यादा है। वो आइडियल क्या है? सुशासन। तो कांग्रेस को अब जब मौका है, भाई इश्यू को मैं नहीं कह रहा हूं कि आप देखिए, आपने पार्लियामेंट में विरोध किया, ठीक किया, आपका स्टैंड हो गया, उसके बाद क्या जरूरत है उस पर जाने का? क्योंकि आप जितना उस क्या बोलते हैं, उस फील्ड पे खेलोगे, उतना ही आपको फायदा नहीं है। आप ज्यादातर आप बाकी पे आ जाइए, क्योंकि उस जगह पे आ जाएंगे तो वहां फिर आपको देखेंगे सरकार, जहां जहां बीजेपी सरकार है वो तो बैकफुट में होंगे ही। और हाँ, आपने जो सीएम्स को कहा, क्योंकि ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ये दायित्व बनेगा कि कांग्रेस की शासित सरकारों में भी चीजें बदलनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित सरकार में खराब है, कांग्रेस में अच्छी है, नहीं तो झारखंड जैसे मामला नहीं होता। झारखंड तो भाई आपकी मिलीजुली सरकार है, वहां भी क्या फर्क था? तो ये एक मुझे लगता है कि गवर्नेंस पे फोकस करना वो कांग्रेस के लिए ज्यादा फायदा होता इनको, और बैकफुट में डालता। क्योंकि देखिए कल हमने क्या सुना कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा, हर मंत्रियों को कहा, भाई आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्कूलों जाइए, स्कूल पे जाके देखिए। ये तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन है ना, कि जब जो एजेंसी की तरफ से कहा जा रहा है भाई हमारी शिक्षा संस्थानों की हालत देखिए, स्कूल, और आजकल जन अल्फा की बात हो रही है, वो भी स्कूलों को लेकर सड़क पे आ जा रहे, बच्चे आ जा रहे, भाई हमारे स्कूल में शौचालय ठीक नहीं है, पीने पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूलों के टेबल चेयर की हालत क्या देखिए। देखिए ये ऐसा मुद्दा है, ये बैक टू बेसिक्स मुद्दा है, इसमें आइडियोलॉजी नहीं है, इसमें सब अफेक्टेड है। बिल्कुल। राजगोपालन जी, जो शेखर जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, उस सवाल पे ही मैं आ रहा था कि जो कल प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को कहा, उससे दो बातें बड़ी साफ समझ में आती है। एक तो कि बीजेपी कंसर्न है, जो स्कूलों की हालत है, जो इस प्रोटेस्ट से जनता और का गुस्सा दिखा, जो बीजेपी की फॉल्ट लाइन दिख गई कि जो प्रेसिंग इशू है, जनता की जो डेली नीड्स के इशू हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, उस पे एक तरह से लोगों की नाराजगी है, और इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आप स्कूलों में जाओ, कॉलेजेस में जाओ। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि भाई आप इंस्टाग्राम पे आपकी रीच नहीं है। तो एक कई सवाल लोग ये भी पूछते हैं कि आखिर जब जो डेली नीड्स की जरूरतें हैं, आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि राजस्थान में, यूपी में स्कूलों में कैमरा ले जाना प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि सीजेपी वाले पहुंच जाएंगे, कॉकरोच वाले वीडियो बना लेंगे और डाल देंगे, सरकार की बदनामी होगी इससे, और जनता एक तरह का जो एक्चुअल जो स्थिति है भारत की वो दिखेगी। दूसरी तरफ आप मंत्रियों को कह रहे हो स्कूल में जाओ, आप जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको एड्रेस क्यों नहीं करते? ये जो ऑप्टिक्स है कि इंस्टाग्राम पे आउटरीच कर दो और फेसबुक पे आउटरीच नहीं कर रहे हो, और मंत्रियों की अकाउंटेबिलिटी इससे तय हो कि कौन इंस्टाग्राम पे कितना फॉलोअर है। अरे बेसिक नीड, जो स्कूलों की हालत है भारत में इतनी दयनीय है, उसको ठीक करो। आप एक टास्क फोर्स बनाओ, 4 मंत्रियों का टास्क फोर्स बनाओ, सारे मंत्रियों को कहो कि हर एक 4-4 स्टेट एक जिम्मे है, वहां पर जो प्राइमरी स्कूल है उसकी स्थिति अगले 1 साल में इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि मैं खुद आके मुआयना करूंगा। ये करने की जगह हम इंस्टाग्राम के आउटरीच पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है।
फोकस सरकार का जो स्वच्छ भारत को ऊपर होना चाहिए था, स्वच्छ भारत को स्कूल में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। जितना जो रेड फोर्ट से, लाल किला से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था 10-15 साल पहले अबाउट स्वच्छ भारत, जो आपने जिक्र किया वो ठीक बात है, लेकिन कॉकरोच पार्टी इंडिया से डर करके झारखंड आ गया, झारखंड से डर करके वंदे मातरम आ गया। लेकिन ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये राजनीतिक प्रेरणा है, राजनीतिक पॉलिटिक्स है। इसमें 2024 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अभी बीजेपी उसी हाथ में ले लिया है वंदे मातरम, ये कितना रेसोनेट करेगा नहीं करेगा भगवान जाने। लेकिन मुझे एक चीज बोल करके मेरा ये सब समाप्त करना चाहता हूँ। कांग्रेस का मानसिकता है कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दो। राम जी का पिक्चर का, परशुराम का, जिसना जो लक्ष्मी का, सरस्वती का, उस गुरु नानक पर पिक्चर भी था, उसको भी तोड़ दो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म डाल दो। लेकिन ये कि अंत ने रिपोर्ट में पाठ करके सुनोगे, उसमें स्पष्टीकरण होगा। लेकिन इसमें हट करके मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जी, आपका अनुमति से। मैं साउथ इंडिया में नहीं है, नॉर्थ इंडिया में नहीं, जिधर भी संस्कृत का इम्पोर्टेंस है, हर श्लोक में 5000 10,000 साल पुराना श्लोक है, उसमें वंदे जगन्मातरम लिखा है। ईशानाम जगदोत्सवें कडबदेर विष्णु परां प्रेयसीम तद्वक्षस्थल नित्य भागरसिकाम तक्षान संवर्धनीम पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुवाम पद्मास्तनस्ताम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम वंदे जगन्मातरम। ये देखो आखिर में वंदे, क्योंकि ये सारा हमारा इंडिया में गॉडेस है, उसके वंदे जगन्मातरम बोलते हैं, जिसमें वंदे मातरम आया। बंकिम चंद्र चटर्जी बाबू ने 150 साल पहले किया। उस कमेटी में क्यों सोनिया गांधी मेंबर थी? उस टाइम पर क्यों ऑब्जेक्ट नहीं की? उसमें सिद्धरामैया भी मेंबर था, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मेंबर था, उसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। प्रधानमंत्री का अध्यक्षता मीटिंग हुई थी उस दिन, मुरली मनोहर जोशी ने यह प्रस्ताव किया था। 150th इसीलिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। आपनली जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेके आए थे, सेम केसी वेणुगोपाल ने विरोध किया, लेकिन कानीमोड़ी ने स्पष्टीकरण से बोला हम लोग अपोज कर रहा हूं करके। वोटिंग नहीं हो पा रहे थे, वोटिंग हो गए होते इसको मालूमात हो जाते। कांग्रेस इसी रुकवाने के लिए ये सारा हंगामा किया, पार्लियामेंट को ब्लॉकेट किया। ये पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। ये मातरम के ऊपर, इफ यू कॉन्ट मदरलैंड, बीजेपी बोलते हैं, कांग्रेस लोग मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि ओनली वन पॉइंट शंकर जी, ये लोग बीजेपी जो भी कर रहे 2014 से 2026 के बीच में 12 साल में हिंदुत्व का इंपॉर्टेंस मिला। जो ममता बनर्जी हो, इवन MK स्टालिन हो, हिंदुत्व का मन पर रखते थे। मुर्गन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किया है। नॉट ओनली दैट, अरविंद केजरीवाल ने तब चीफ मिनिस्टर थे, अयोध्या जाकर के आ जाओ 25,000 रुपया फ्री दे दूंगा। स्टालिन ने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोल दिया 25,000 रुपया हर हिंदू को दे दूंगा, अब अयोध्या होकर के आ जाओ। ये सारी की सारी चीज हिंदुइज्म आ गया। इसको टोकने के वास्ते कांग्रेस ने ये वंदे मातरम करके मुसलमान को आकृष्ट करना चाहते हैं। नहीं तो FCRA बिल वंदे मातरम इकट्ठा हो गया ना जी, क्रिश्चियन मुस्लिम या यूनिटी चाहते थे राहुल गांधी। आज राहुल गांधी ने बक 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 किया है, देखो सही, वो कह रहे स्वराज के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया राहुल गांधी ने। सू अलग है, राज्य अलग है, फ्रीडम नहीं है। अमेरिका जाओगे, ट्रंप के बारे में अनसेंट बोल रहे हैं। ये कांग्रेस का लास्ट हो गया। कांग्रेस में कोई नेता बचा नहीं है एक्सेप्ट, आपने भी बोला असम में चुनाव हुआ, 12 MLA में कितना हिंदू है उस पर देखो, पुष्टिकरण तो हो गया। नितिन नवीन ने ठीक कहा, अमित शाह साहब ने ठीक कह रहे, जो अनुराग ठाकुर ने ठीक बोला है, गिरिराज सिंह ने ठीक बोला है, कांग्रेस हैज बिकम MMC, मुस्लिम माओइस्ट पार्टी। ये प्रत्यक्ष हो रहे सारा। शेखर, एक सवाल अगर हम बीजेपी और कांग्रेस से अलग सोचें कि ये ठीक है, दोनों पार्टियां अपने अपने जो वोट बैंक है उसको अपीज कर रही हैं। कांग्रेस मुसलमानों को अपीज करना चाहती है, बीजेपी हिंदुओं को अपीज करना चाहती है। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स से इतर सोचे कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसमें इस देश में मुसलमानों की भी जगह है। 20 करोड़ हमारे देश में मुसलमान हैं, उनको हम भगा नहीं सकते, उनको हम एक अलग देश नहीं भेज सकते कि आप एक और बंटवारा कर दो कि ठीक है तुम बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अगर मुसलमानों की इस पे कोई नाराजगी है, असहमति है, जैसे कि आपको वो इंसिडेंट याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, रविंद्र शुक्ला, जो बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अनिवार्य कर दिया कि वंदे मातरम गाया जाएगा सरस्वती वंदना के साथ में। वाजपेयी उस समय लखनऊ में थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में। उनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई आपने तो वंदे मातरम स्कूलों में अनिवार्य कर दिया,
तो वाजपेयी ने कहा कि ऐसा तो कोई भी उन्हें पता नहीं है कि इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट का सर्कुलर नहीं है। वाजपेयी ने कल्याण सिंह को दिल्ली बुलाया और कल्याण सिंह को बोला उस मिनिस्टर को अभी आप सैक करो, और कल्याण सिंह ने उस मिनिस्टर को सैक किया। तो जो वाजपेयी अपने सरकार में आने से पहले ये कहते थे कि वंदे मातरम के ऊपर कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत है, वंदे मातरम तो एक तरह से मदर अर्थ की पूजा है, लेकिन गवर्नेंस में आने के बाद वाजपेयी को ये लगा कि अगर किसी सेक्शन को कोई आपत्ति है तो उस सेक्शन की भावना को भी सुना जाना चाहिए। तो अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स से इतर होकर सोचें कि अगर कोई ये सेक्शन सोचता है, उसकी वो अलग तरीका हो सकता है कि आप उसका फीडबैक लें, लोगों से पूछें कि भाई आप 6 स्टैंजा गाना चाहते हो, 2 में ही सेटिस्फाइड हो, उनकी कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति को क्यों नहीं सुना जाना चाहिए? देखिए क्या मतलब, देखिए कोई कहीं नहीं जा रहा है, ये सब भारतवासी है, भारत में रहेंगे, भारत नागरिक है, कोई किधर उधर नहीं जाएगी, ये तो स्पष्ट है। और देखिए मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ शंकर जी, बार बार ये कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी, कभी वामपंथी भी, वामपंथी देखिए केरल में एक खेल है, दिल्ली में एक खेल है उनका, वहां पे कुछ करते हैं। ये मैं तो यही कह रहा हूं, हम क्यों अज्यूम कर लेते हैं कि कई चीजें ऐसे हैं जिसको लेकर मुस्लिम समाज नाराज है, हम कैसे अज्यूम कर लेते हैं? और उसको लेकर देखिए मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम समाज हो, देखिए वो सबकी आज की क्या ये है, वो एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य चाहते हैं, यही तो मेन चीज है। अगर हम एक पॉलिटिक्स करें, मतलब ठीक है आप जो पॉइंट कहा कि भाई अब हिंदुओं की ये करेंगे तो इनको थोड़ा नाराज करके उनको खुश कर, बात मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर हिंदू समाज भी नहीं चाहेगा कि कोई अपने बरादरी में किसी को नाराज करके क्या खुश होना है, वो भी नहीं चाहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कह रहा हूं ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को भी सोचना चाहिए भाई, कई चीजें हैं कि जहां पे देखो कोई ये देश का जो आबादी है इसमें और भी घुसपैठ आते रहेंगे, ये सबके लिए प्रॉब्लम है, और किसी धर्म का हो। ऐसे मुद्दे में, नेशनल इश्यूज में विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि भाई क्या हर मुस्लिम ऐसे ही सोचता है क्या? नहीं, जो हम एज्यूम कर लेते हैं माइनॉरिटीज इससे खुश हो जाएंगे या माइनॉरिटी, ये भी बात सच नहीं है शंकर जी। मुझे लगता है कि ज्यादातर चिंता इन चीजों में नहीं है, और उनको लग रहा है भाई हमारी जो बेसिक चीजें हमें कर दो, क्योंकि इतने साल हो गए हैं भाई, अच्छी हॉस्पिटल में केयर मिलनी चाहिए, स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए, और जो पास करके आए कॉलेज में उनके हिसाब से कोर्सेज पे एडमिशन होनी चाहिए, उसके बाद जो तालीम मिले उसके हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, यही तो बेसिक्स है। लेकिन आप देख रहे हैं कि राजनीति ऐसा है कि भाई हम ये करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, वो करेंगे तो ये खुश हो जाएंगे। और मुझे लगता है देखिए ये जो जंतर मंतर का क्या दिखाया आपको, यही तो दिखाया, बिल्कुल। क्योंकि आप ये करते रहोगे भाई फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं सुनेंगे लोग, वो तो अपने आगे है ना। बिल्कुल। आप जंतर मंतर पे कितने को कौन सी धर्म के हिसाब से बांट सकते हैं, या रांची में जो हुआ बांट सकते हैं? देखिए ये हमारी प्रॉब्लम्स और डीपर है, और मुझे नहीं, और जहां पे क्या होता है शक्कर जी, ये पॉलिटिक्स तभी बढ़ती है, एक तरफ आप ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाओ तो दूसरा रिएक्शन है, या दूसरे को ज्यादा आप ये करने लगे तो यहां पे रिएक्शन है। इसका आगे रास्ता जो है भाई ये छोड़िए, इसमें देखिए इससे कवर करके मुझे नहीं लगता वंदे मातरम को आप बड़ा इश्यू बनाओ ना बनाओ, या ये करके मुस्लिम समाज में कोई इसको लेकर भाई समर्थन कांग्रेस के लिए इसीलिए आएगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर समाज के लिए अपने अपने प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स बेसिक डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, और उसको गवर्नेंस से जुड़ा, फिर वही बात आती है सुशासन से जुड़ा। अब जैसे ये बीजेपी स्वयं कहते हैं ना भाई अच्छे सड़क बनते हैं, वो केवल एक समाज के लिए नहीं है, सबके लिए। अच्छी सड़क बनते हैं, अच्छे फ्लाइट्स बनते हैं, कनेक्टिविटी बनते हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, तो सबके बेनिफिट के लिए, थोड़ी एक समाज के लिए है। वो बात को आगे ले जाके देखिए अब अभी समय आ गया, क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम जो चीजें है ना, वो कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करता, जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स को। तो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं उस पर अवश्य ध्यान देना पड़ता है, अटेंशन, पूरी अटेंशन की जरूरत है, और समय आ गया क्योंकि अब लोगों के पास पेशेंस भी नहीं है भाई, और कितने वे। और देखिए जो चीजें अच्छी हुआ, मान लीजिए जल जीवन मिशन, उसका अच्छा रिजल्ट मिला, पीएम आवास योजना घरें बनी, सबको दिया गया, किसी को धर्म पे नाम पे या जात के नाम पे डिनाई नहीं हुआ, एक केस कंप्लेंट नहीं है। वैसे जो जो कार्यक्रम ग्राउंड पे हुआ है किसान को लेकर ले लीजिए। तब अब समय आ गया है कि और कुछ प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, जो भी पार्टी एड्रेस करेगी
और मुझे लगता है उस पार्टी के आगे चलेगी। आइडियोलॉजी तो कवर है भाई, किसी नाम ने लगा दो, लेबल है, उस लेबल देखिए अब लोग क्या है, आइडियोलॉजी से आगे देख रहे हैं। ठीक है, आपका आइडियोलॉजी हमें पता है, आपकी पहचान पता है, लेकिन आगे क्या? तो हमारे लाइफ में क्या क्या आप कैसे सुधार ला सकते हो, हमारी आने वाले पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हो, यही सवाल बार बार रहेगा, हर चुनाव में रहेगा। जी बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शेखर, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही राजगोपालन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सवाल ये हैं कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो हिंदुत्व और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है। बीजेपी जिस तरह से चंदा चोरी का इशू हुआ, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पे थी। बीजेपी वंदे मातरम के जरिए उस खोए हुए पॉलिटिकल कैपिटल को रीगेन करना चाहती है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या वो बीजेपी के ट्रैप में फंसेगी, या कांग्रेस को बेसिक जो नीड्स की जरूरतें, जो आम जनता की जिंदगी से जुड़े हुए मसले हैं, उस पे अपनी स्ट्रैटेजी को फोकस करना चाहिए, बीजेपी की ट्रैप से नहीं फंसना चाहिए? या फिर कांग्रेस को लगता है कि एक ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी जो उसके विरासत में उन्हें मिली थी, उसको प्रोपगेट करना जरूरी है? तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.